मेरा दोस्त है संजीव, और संजीव केरला से बिलोंग करता है, मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। एक बार संजीव ने मुझे बोला चलो मैं तुम्हारे घर चलता हूँ। हम घर गए, जैसे ही हमने घर के बाहर गाड़ी को रोका तो उसको मेरे मम्मी पापा की आपस में बात करने की आवाज़ सुनाई दी। बोलता है अनिल वी शुड वेट आउटसाइड, लेट देम सॉर्ट आउट देयर कॉन्फ्लिक्ट। मेरे मम्मी पापा आराम से बात कर रहे थे, उसको लगा जैसे कि उनका झगड़ा हो रखा है, तो इसके लिए उसने बोला कि रुकते हैं। देखिए कम्युनिकेशन फेल हो गई, इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन है, क्योंकि हमारे जो हरियाणवी लैंग्वेज हो इतनी हाई पिच पे बोली जाती है कि आप घर के बाहर सुन लेते हो। वेलकम टू द 18th एपिसोड ऑफ स्टडी एंड लर्न बियॉन्ड एकेडमिक्स। आज के इस एपिसोड में हमारे साथ हैं डॉक्टर अनिल शहरावत। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। ओके सर। सर एमिटी यूनिवर्सिटी के कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के डेप्यूटी डायरेक्टर हैं। सर थैंक यू सो मच हमारे शो में आने के लिए। थैंक यू। आज हम कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। सर मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर स्टूडेंट्स की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है तो क्या क्या इश्यूज उनकी लाइफ में वो फेस कर सकते हैं? देखिए कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे नहीं होने से ना आपकी सिर्फ पर्सनालिटी पे एक गलत प्रभाव पड़ता है, बल्कि आप अपने विचारों को दूसरे के साथ शेयर करने से हिचकिचाते हैं। और जैसे ही आप अपने विचारों को दूसरे के सामने रखने में हिचकिचाते हैं तो उससे सामने वाले को लगता है कि आप इनकॉम्पिटेंट हैं। और जैसे ही सामने वाला आपको इनकॉम्पिटेंट एसेस करता है या आपको सोचता है कि आप इनकॉम्पिटेंट हैं, तो वहीं से आपका पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में एक नेगेटिव इम्पैक्ट आने लगता है। ओके ओके। सेकंड, जैसे ही जब आप क्लास में बात करते हैं और अगर आप अपनी बात को ढंग से नहीं रख पाते हो और अगर आपको एक नेगेटिव फीडबैक या एक नेगेटिव कमेंट मिल जाए, तो ये आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को हमेशा हमेशा के लिए नीचे लेके आ सकता है या उस पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। ओके सर, ठीक है। सर एक शाय और इंट्रोवर्ट बच्चा कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे डेवलप कर सकता है या इम्प्रूव कर सकता है? देखिए, शाइनेस या इंट्रोवर्ट होना कम्युनिकेशन के लिए कहीं से भी नेगेटिव नहीं है, ये जस्ट हम सोचते हैं। क्योंकि जो बंदा एक्सट्रोवर्ट है या जो बच्चा या जो आदमी दूसरे के साथ मेल-जोल पसंद करता है, हमें लगता है कि वो बहुत अच्छा कम्युनिकेटर है। लेकिन जब शाइनेस का कम्युनिकेशन स्किल से कोई रिलेशन नहीं है, शाई बच्चा भी अपने विचारों को एक सही ढंग से रख सकता है। Shyness is one of the situation in where a student prefers to remain silent most of the time, but it doesn't mean he is or she is unwilling to share their ideas. ओके। तो अगर हम शाय बच्चे को थोड़ा सा टाइम दें कि जहाँ पे वो कंफर्टेबल हो जाए, भले ही हम टीचर हैं या फैमिली मेंबर हैं या कॉलीग्स हैं, अगर हम उसको थोड़ा सा टाइम दें कि वो कंफर्टेबल हो पाए अपनी बात रखने के लिए, तो वो वहाँ से शुरुआत हो जाएगी। और जैसे ही उसको वो कंफर्ट आएगा, जैसे ही उसको वो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिलेगा, वो अपने आप धीरे धीरे अपने आप को शेयर करना, अपने आइडियाज़ को शेयर करना शुरू कर देगा। यहाँ पे सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो ये है कि वी हैव टू गिव टाइम टू द अदर पर्सन टू बी कंफर्टेबल इन एनी गिवन सिचुएशन। सर कुछ टिप्स बताइए जिससे स्टूडेंट्स अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारे जो दिमाग में चल रहा है उसको रोकना। ओके। देखिए जब भी हम बात करते हैं, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, अब अगर मैं इस चीज़ पे मेरा ध्यान चला जाए कि आप मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, मैं कैमरा पे कैसा दिख रहा हूँ, मैं मेरे वीडियो में मेरी वर्बल नॉन वर्बल कैसे आएगी, तो इससे हमारी एंग्जाइटी बढ़ती है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो हम बात कर रहे हैं तो जो हमारा ध्यान है वो हमारे आइडिया पे हो, ना कि बाकी रिलेटेड चीज़ों पे। उससे सबसे पहले चीज़ है कि हमारा जो ध्यान है हमारी बात कहने पे होना चाहिए। ये सबसे पहली चीज़ है कि जो हमारे दिमाग के अंदर चल रहा है उसको रोकें। दूसरी चीज़, हम स्कूल से ही सीखते आते हैं हाउ टू कंट्रोल नर्वसनेस एंड एंजाइटी। ये एक बहुत बड़ा मिथ है। देयर इज नथिंग विच इज नोन एज नर्वसनेस और एंजाइटी। देखिए अगर हम एंथ्रोपोलॉजी से लें तो जो हमारा एंजाइटी या जिसको नर्वसनेस बोलते हैं, दैट इज एन एक्स्ट्रा डोज ऑफ एड्रेनालिन। जब हमारे शरीर में एक्स्ट्रा डोज ऑफ एड्रेनालिन आता है तो उससे हमारे बॉडी में ब्लड प्रेशर बढ़ता है, उससे एक एक्स्ट्रा एनर्जी बनती है। वो पुराने टाइम में अच्छी थी क्योंकि हमें
फाइट और फ्लाइट मोड में होना था, लेकिन आज वो फाइट और फ्लाइट नहीं है, लेकिन हमारी बॉडी में चेंज नहीं आया है। तो अगर हम इस एक्स्ट्रा डोज ऑफ एड्रेनलिन को इस तरह से ले लें कि हमारा शरीर हमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के लिए तैयार कर रहा है और हमें वो एक्स्ट्रा एनर्जी दे रहा है, उससे अगर हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे तो नर्वसनेस नहीं आएगी। ओके। जिस एंग्जाइटी और नर्वसनेस को हम बहुत खराब या बहुत बुरा मानते हैं, वो इतनी खराब चीज़ नहीं है। तो अगर हम इन चीज़ों को एक्सेप्ट करके हम लिमिटेशन पे ना जाएं कि मेरी इंग्लिश ठीक नहीं है या मेरी हिंदी ठीक नहीं है या मेरी ग्रामर ठीक नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए, आपने भाषा अपने कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में सीखी है, मैंने हरियाणवी सीखी है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आप मेरी भाषा को अपने कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में समझेंगे। तो आई कैन नॉट सेटिस्फाई योर ऑल एक्सपेक्टेशंस, so rather than satisfying your expectations, I should focus on saying my things clearly. ओके, नाइस सर, ग्रेट आंसर। सर, क्या पेरेंट्स का कोई रोल होता है बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करने में? पेरेंट्स का रोल बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए जो बच्चा वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन सीख रहा है, वो माँ बाप से ही सीख रहा है। हुँ, क्योंकि जो बच्चा बोलना सीखता है उससे पहले उसकी 18 महीने की मेहनत होती है। जिस 18 महीने के एफर्ट से वो पहला साउंड प्रोड्यूस कर पाता है, म या ब। तो देखिए, जो बच्चा है वो माँ बाप या जो फैमिली का परिवेश है उससे सीखता है। तो हमें बच्चों को जितना ज़्यादा वो अपनी बात को कह पाएँ उसके लिए हमें बहुत पेशेंट होना चाहिए, हमें उनको एनकरेज करना चाहिए, बजाय कि हम बच्चों को कंट्रोल करें या डिक्टेट करें, हमें उनके साथ बात करनी चाहिए। ओके। जैसे हमारे घर में एक बच्चा था अमय, उसके साथ हम जैसे ही बचपन से एक बात करते आए, फेस टू फेस टॉक। जब भी उसको कोई इश्यू होता था या जैसे वो नाराज होता था, तो हम हमेशा उसके साथ बैठ के फेस टू फेस, तो उससे क्या है, बच्चे का कॉन्फिडेंस आया, बच्चा अपनी बात को बगैर किसी झिझक के किसी के भी सामने कह पाता है। जनरली हम कहाँ गलत चले जाते हैं, जहाँ पे हम बच्चे पे एक दबाव बना देते हैं, हुँ, जहाँ पे हमारे पेरेंट्स पे एक सोशल प्रेशर होता है कि हमारा बच्चा बहुत अच्छे से बिहेव करे, बहुत अच्छे से बात करे। उस प्रेशर के उसमें हम बच्चों को बहुत सारी कंडीशनिंग कर देते हैं। जैसे मैं अपनी ट्रेनिंग्स में भी और अपनी क्लास में भी एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे काम माँ बाप क्या करेगा, अगर उसको बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाना है, माँ बाप चाहेंगे कि बच्चा प्रॉपरली बिहेव करे, तो वो बच्चे को बोलेंगे आपको डॉक्टर की बात बड़े ध्यान से सुननी है, ये करना है, अगर आप ऐसा करोगे और वैसा करोगे तो डॉक्टर आपको इंजेक्शन लगा देगा। तो जब बच्चा वहाँ पे जाता है, तो बच्चा अपनी बात कहने के बजाय, अपनी क्यूरियोसिटी सेटिस्फाई करने के बजाय, हर टाइम एक प्रेशर में रहता है कि मुझे डॉक्टर से ऐसी कोई बात नहीं करनी जिससे मुझे इंजेक्शन लगे। तो उसका ध्यान अपनी क्यूरियोसिटी, अपनी बात बताने से शिफ्ट हो जाता है, इंजेक्शन ना लगे। तो वहाँ पे हम एज ए पेरेंट गलत चले जाते हैं। दूसरी चीज़, हम फीडबैक लेते हैं। मेरी सलाह है कि हम फीडबैक ना दे के अच्छा है या बुरा है, अगर जो चीज़ आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ठीक नहीं जा रही है, तो उसका आपको करना चाहिए जो ठीक तरीका, बच्चे को आप सिर्फ वो बगैर उसका ध्यान अपनी तरफ खींचे उसको बता दें। कैसे सर, मतलब? जैसे एक बच्चा है, हमारा बच्चा था, वो बोलता था फैकल्टी। हुँ, फैकल्टी वो इसलिए बोलता है क्योंकि पंजाब से आता है। तो अगर मैं उसको बताऊंगा कि ये गलत है, वो कॉन्शियस हो जाएगा। इफ आई से फैकल्टी, सो विद प्रैक्टिस सीख जाएगा। जैसे मैं हरियाणा से आता हूँ, मेरे यहाँ श साउंड नहीं है, स ही है। तो आप हरियाणवी को सुनते मिल सकते हैं सुगर, हुँ, तो मुझे सुगर नहीं बोलना है, आई हैव टू से शुगर। So this way, without giving any feedback, we should say the correct form. ओके, तो उससे क्या है कि बच्चा जैसे वो नॉर्मल उसमें सीखता रहेगा, हमें उसको कॉन्शियस नहीं करना है। ठीक है सर,
नाइस। सर आपने खुद कम्युनिकेशन करना कहाँ से सीखा और जब आप सीख रहे थे तो कौन-कौन से चैलेंजेस का आपने सामना किया और उसे ओवरकम किया? देखिए, मेरा जो सबसे पहली चीज़ जो हमने कम्युनिकेशन के बारे में सीखी, वो साल 2000 से है जब हम एमए इंग्लिश करने गए, तो हमारी फर्स्ट क्लास में प्रोफ़ेसर आशा कात्यायन ने हमारे से एक सवाल पूछा कि इंग्लिश में कितने वाउल्स हैं? और वी वर वेरी एंथुसियास्टिक, हम सब ने बोला 5। मैडम ने पूछा वो कौन से हैं? देन वी सेड ए, आई, ई, ओ, यू एंड शी सेड गलत एंड वी वर ऑल शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड। और तब मैडम ने हमारे क्यूरियोसिटी को भांपते हुए बताया कि दे आर 20 वाउल्स इन इंग्लिश और उनमें से 12 प्योर वाउल हैं और 8 डिफ्थोंग्स हैं। और जो ये वर्ड है, ये डिफ्थोंग हमने पहली बार सुना। दूसरा जो वाक़या इसी क्लास में हुआ, हमें जो स्टैंडर्ड आरपी ऑफ इंग्लिश है, उसमें पढ़ाया जा रहा था, तो जैसे ही मैडम ने हमें प्रोनाउंसिएशन सिखाया, ज़ीरो इज़ नॉट ज़ीरो, इट इज़ ज़ीरो एंड मैम लॉस्ट हर टेम्पर एंड शी स्नब्ड मी बैडली। फ्रॉम देयर आई रियलाइज्ड देयर आई वेंट रॉन्ग एंड दिस इज़ नॉट कम्युनिकेशन। कि आपके दिमाग में बात आई और आपने बगैर सोचे समझे रख दिया, तो उसका आपको एक नेगेटिव इम्पैक्ट झेलना पड़ सकता है, जैसा मैंने झेला। और 5-6 दिन के बाद मैं मैडम के पास गया, देन आई मेंड माय रिलेशनशिप विद मैम एंड फ्रॉम देयर माय जर्नी स्टार्टेड अंडर हर गाइडेंस। ओके, ओके। सर इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन और पर्सुएसिव कम्युनिकेशन का एक एग्जांपल शेयर कर सकते हैं? ये इन दोनों में क्या डिफरेंस और ये क्या होते हैं? कहाँ काम आते हैं? इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन है जहाँ पे हमारी भाषा, हमारा बोलचाल के तरीके अलग हैं। जैसे अगर मैं इसी चीज़ को आपको देना चाहूँ, तो जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूँ फ्रांस का। फ्रांस में द कपल्स कैन किस ईच अदर इन पब्लिक प्लेस, बट दैट वाज अनएक्सेप्टेबल टू मी। सो आई फेल टू अंडरस्टैंड इट इज देयर वे ऑफ ग्रीटिंग एंड इट इज वेरी नॉर्मल। जैसे हम दो दो जनरेशन, अगर इंडिया की भी जनरेशन बात करें, देखिए हर जनरेशन की कल्चर अलग है। आज का जो बच्चा है उसका भाषा, उसका बोलचाल का तरीका हमारे से या हमारे से पहले वाली पीढ़ी से अलग है। ऐसी जो चीज़ें हैं जो एक मीनिंग को अलग तरीके से पेश कर सकती हैं, वो इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन में एक बैरियर हो सकता है। वो भले ही दो जनरेशन के बीच हो या दो अलग भाषा के लोगों के बीच में हो, या जैसे मैं आपको दूसरा लाइव एग्जांपल दूं, मेरा दोस्त है संजीव, और संजीव केरला से बिलोंग करता है, मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूं। एक बार संजीव ने मुझे बोला चलो मैं तुम्हारे घर चलता हूं। हम घर गए, जैसे ही हमने घर के बाहर गाड़ी को रोका, तो उसको मेरे मम्मी पापा की आपस में बात करने की आवाज सुनाई दी। बोलता है अनिल, वी शुड वेट आउटसाइड, लेट देम सॉर्ट आउट देयर कॉन्फ्लिक्ट। मेरे मम्मी-पापा आराम से बात कर रहे थे, उसको लगा जैसे कि उनका झगड़ा हो रखा है, तो इसके लिए उसने बोला कि रुकते हैं। देखिए कम्युनिकेशन फेल हो गई, इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन है, क्योंकि हमारी जो हरियाणवी लैंग्वेज है वो इतनी हाई पिच पे बोली जाती है कि आप घर के बाहर सुन लेते हो। वो हमारे लिए बड़ी नॉर्मल चीज़ है, लेकिन उसको लगा कि जैसे ये झगड़ा कर रहे हैं। ओके, नाइस। तो इस तरीके से इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन हो जाता है। अब जैसे है पर्सुएशन। परसुएशन इज इम्पॉर्टेंट। जैसे हमें जब आपको मेरे को अगर आपको मेरी बात समझनी है, तो मुझे मेरी बात को आपके तरीके से कहना पड़ेगा। अगर मैं अपनी बात को अपने ही तरीके से कह रहा हूँ, हो सकता है कि आपको एक्सेप्टेबल ना हो। तो परसुएशन ये चीज़ है जहाँ पे हम सामने वाले के तरीके से बात करते हैं, जिससे हमारा जो आइडिया है या जो हमारा विचार है उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़े, या सामने वाला हमारा कोई प्रोडक्ट अगर हम बेच रहे हैं या कोई सर्विसेज बेच रहे हैं, उसको खरीदने के लिए तैयार हो। मेरा जो प्रोडक्ट है जैसे, या आपका जो प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को आपने बड़ा अच्छा बनाया है, लेकिन हो सकता है कि वो मेरी ज़रूरत को पूरा ना करता हो। बिल्कुल ट्रू। तो परसुएशन क्या है? आप परसुएशन में आप ये नहीं बताएँगे कि आपका प्रोडक्ट क्या है, इसकी क्या यूटिलिटी है, या इसकी आप जब मुझे बताएँगे कि आपका प्रोडक्ट मेरी लाइफ़ को कैसे ईज़ी बना सकता है, या मेरे जो वर्किंग है उसमें ये कैसे हेल्पफुल है, देन इट इज़ परसुएशन। From shifting your perspective from I to you is persuasion. ग्रेट सर, नाइस। सर अभी ये कुछ सवाल हैं, इसका आंसर फास्ट फास्ट देना, ये रैपिड फायर क्वेश्चंस हैं। Sure.
सिर्फ एक्सट्रोवर्ट्स ही अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं, ये सही है या गलत? ये धारणा गलत धारणा है, क्योंकि एक इंट्रोवर्ट बच्चा भी बहुत अच्छा कम्युनिकेटर हो सकता है। कम्युनिकेशन का एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट होने से कोई रिलेशनशिप नहीं है। आप अपनी बात को कितने प्रभावी ढंग से, कितने अच्छे तरीके से सामने वाले को समझा पाते हैं, वो ही एक सफल कम्युनिकेटर है। ओके सर, ठीक है। ज़्यादा बोलने का मतलब है आप अच्छे कम्युनिकेटर हैं। देखिए, ज़्यादा बोलने का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन में सुनना और सामने वाले की बात को समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बजाय कि आप अपनी बात कहें। ओके सर। कम्युनिकेट करते हुए बॉडी लैंग्वेज कितनी ज़रूरी है सर? देखिए, कम्युनिकेशन में हम जो फर्स्ट इम्प्रेशन है, उसको 3 बार एसेस करते हैं। पहला, जब हम सामने वाले को देखते हैं। बोलने से पहले हम सामने जो आदमी है, उसके बारे में अपनी एक ओपिनियन बना लेते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हम उसके कानों पे कैसे आते हैं, कि उसको जो हमारे को सुनता है उसको कैसा लगता है। और तीसरा, जब हम बात करते हैं तो हम सामने वाले को कैसा महसूस करवाते हैं। तो हमेशा कम्युनिकेशन में अपनी अपीयरेंस का, अपनी बॉडी स्टांस का, अपनी वॉइस का ध्यान रखिए कि सामने वाले को अच्छा फील हो। ओके। जितना सामने वाला आपके बारे में अच्छा फील करेगा, आपका कम्युनिकेशन उतना ही प्रभावी होगा। ठीक है। सर, कम्युनिकेशन में सिर्फ बोलना ज़रूरी है, सुनना ज़रूरी है या शांत रहना भी ज़रूरी है? साइलेंस का क्या रोल है कम्युनिकेशन में? देखिए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे विचार से सुनना है। दूसरा, शांत रहना। और सबसे बाद में आता है बोलना। ओके। देखिए, सुनने में 2 तरीके हैं। एक तो जवाब देने के लिए, एक है आपको समझने के लिए। जब मैं आपको समझने के लिए सुनूँगा, तो मैं आपको अच्छे से समझ पाऊँगा। दूसरी चीज़, जब मैं शांत रहूँगा, ज़रूरी नहीं है कि मैं आपकी हर बात से सहमत हूँ या मुझे आपकी हर बात अच्छी लगे। अगर मुझे आपकी कोई बात अच्छी नहीं लगी या मैं आपकी बात से डिसएग्रीमेंट में हूँ, अगर मेरी बॉडी नॉन वर्बली, भले ही मैं ना बोलूँ, अगर मेरी बॉडी अग्रेसिवली रिएक्ट करेगी, इट विल अफेक्ट द कम्युनिकेशन कॉन्टेक्स्ट। यस। तो इसलिए शांत रहना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे मैं बहुत अग्रेसिवली कोई बात ना रखूँ, जिससे आपकी साइकोलॉजिकल सेफ्टी हर्ट हो। तो ये दोनों चीज़ें होने के बाद जब मैं आपकी बात को सुन के, समझ के, एक शांतिपूर्वक तरीके से रखूँगा, आप मेरी बात को ज़्यादा अच्छे से समझेंगे और मेरा बोलने का जो तरीका है या जो मेरा कम्युनिकेशन वो ज़्यादा प्रभावी होगा। ओके सर, नाइस। सर, कोई कम्युनिकेशन से रिलेटेड बुक है जो आपने पढ़ी है, जो आप रिकमेंड करना चाहेंगे स्टूडेंट्स को? देखिए, मैं किसी भी स्पेसिफिक बुक के बारे में नहीं कहूँगा, लेकिन जो सबसे अच्छा और प्रभावी तरीका मुझे लगता है कि जो देशों के नेता हैं या जो नेशनल हेड्स हैं, हमें उनको देखना चाहिए, उनको समझना चाहिए। और एक नेता बड़ा पॉपुलर हो जाता है, उसके पॉपुलर होने में उसका कम्युनिकेशन स्टाइल बड़ा हाँ, इम्पोर्टेंट रोल है। इम्पोर्टेंट है और बहुत अहम रोल निभाता है। और एक दूसरा नेता है, वो सिर्फ अपने बोलने के तरीके से ही वो हो जाता है। जैसे हमारे यहाँ नेशनल प्लेटफॉर्म पे, मैं नाम नहीं लूँगा, एक नेता है, वो बड़े पॉपुलर हैं, लोग उनको सुनना पसंद करते हैं, लाखों की भीड़ जुटती है और लोग उनके लिए वोट भी करते हैं। एक दूसरे नेता हैं, बोलते हैं, बड़ा अग्रेसिवली बोलते हैं, लाखों की भीड़ भी जुटती है, लेकिन वो जो भीड़ जुटी है वो वोट में तब्दील नहीं होती। देखिए, कनेक्ट कहाँ पे पता चलता है? अगर आपकी भीड़ आपका वोटर बन जाती है, तो आप प्रभावी नेता हैं या आपका कम्युनिकेशन प्रभावी था। अगर आपकी भीड़ आपके वोटर में नहीं बदलती, तो चीज़ें गलत चली जाती हैं। ओके सर, नाइस। थैंक यू सो मच सर। वेलकम।
स्टडी एंड लर्न के इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल्स में आपको नर्सरी से लेकर क्लास 12 तक का कंप्लीट कंटेंट मिलता है, जिसे आप क्लासरूम में अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास स्टडी एंड लर्न का कंटेंट होगा तो आप उसे क्लासरूम में शोकेस करके मैथ्स और साइंस के डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही इजीली बच्चों को पढ़ा सकते हो और बच्चे बहुत ही इंगेज होकर सुनेंगे भी। अब एक बार देखते हैं कि इसका कंटेंट कैसा है। Because it is always easier to roll than to slide a poly over another. नाउ अगर आप चाहते हैं कि आपके स्टूडेंट्स किसी कॉन्सेप्ट को जल्दी से मेमोराइज कर लें तो उसका सबसे बेस्ट तरीका है कि आप उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्विजेज और गेम्स उनसे प्रैक्टिस करवाएं। इसीलिए स्टडी एंड लर्न ने अपने कंटेंट में ढेर सारे क्विजेज और गेम्स भी इंटीग्रेट करके रखे हैं। यहाँ पर आप देखिए, इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस कंटेंट में आपको 50,000 से ज़्यादा एनिमेटेड वीडियोस मिलते हैं, 2 मिलियन से ज़्यादा लर्निंग रिसोर्सेज मिलते हैं, 1 लाख से ज़्यादा क्वेश्चंस मिलते हैं और 10,000 से ज़्यादा इंटरैक्टिव टूल्स मिलते हैं। इफ़ यू वांट टू नो मोर, प्लीज़ कॉल ऑन 8927089270।